मेरी रिक्वेस्ट है एक पैनलिस्ट से कि एक पैनल डिस्कशन है, तो बीच में अगर आप कोई आप बीच में कोई बात अपने कहना चाहते हैं तो बीच में आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। जगवीर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तब तक आदित्य म्यूट है आपके माइक। जब तक ये टेक्निकल व्यवधान दूर होता है, मैं निवेदन करता हूं कि आदित्य चौधरी जी से, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और डीपीआरओ हैं, कि वो अपनी बात रखें। और इस विषय जी जंगवीर जी, हाँ जी, अब आ रही है ना बात? जी जी जी, बिल्कुल आ रहे हैं। ओके ओके, हाँ जी, सॉरी। डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर भारती जी, नीरज जी और मेरे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। वैसे आजकल जो है, मैं ये मानता हूं, अब पत्रकारिता से पीआर का डिपार्टमेंट ज्यादा वास्ट है और उसी की संभावनाएं ज्यादा है फिलहाल, मेरा अपना ये मानना है। क्योंकि पत्रकारिता एक फील्ड जो है लिमिट हो चुका है, या तो चैनल्स में या प्रिंट मीडिया में। लेकिन अब जो है पीआर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या कोई सेलिब्रिटी हैं, गवर्नमेंट तो रखती है अपनी तरफ से, ये प्राइवेट लाइन में भी अब इसके बड़े अच्छे स्कोप है। और आप सबको पता है, बहुत से पॉलिटिशियन भी अब अपने पर्सनल पीआर रखने लगे हैं। इससे इस फील्ड की जो है और ज्यादा महत्व बना है इसका। और आप सबको पता है कि इससे मेन जो है इमेज बिल्डिंग का काम है। मैं ज्यादा बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मोस्टली जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बता दी होगी। तो इसमें मेन जो है आज जो चुनौती है, उसमें मानता हूं मैं सोशल मीडिया सबसे ज्यादा, जो अभी नरेंद्र जी जो जिक्र कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज वगैरह का इसमें। और आपको ज्यादा तो हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में तो आदित्य जी बताएंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का संभालते हैं सोशल मीडिया। एक बहुत अच्छा हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है फैक्ट चेक का। जैसे कई बार कुछ चीजें फैल जाती हैं, अभी पीछे के HKRN के थ्रू है ना, कि भाई पीएन की भर्ती एक लिस्ट जारी कर दी थी किसी ऐसी असामाजिक तत्वों ने, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने तुरंत उसको चेक किया और फैक्ट चेक के माध्यम से तुरंत उन्होंने ट्विटर पे भी और फेसबुक पे इसको जो है रिलीज किया, ताकि लोग जो है ना भ्रमित न हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं, पीआई भी कर रही है और इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी कर रही है। इसमें दोनों जो है संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एक में थोड़ा पुराना वाकयात है वो बताऊंगा। इसमें 2013 में 23 अप्रैल को जो अपनी सबसे बड़ी एक न्यूज एजेंसी है एसोसिएट प्रेस अमेरिका की, उसको जो है किसी सीरियाई हैकर ने हैक करके एक ट्वीट कर दिया कि भाई व्हाइट हाउस में विस्फोट हो गया और उसमें बराक ओबामा जो उस टाइम राष्ट्रपति थे वो घायल हो गया। ये बताते हैं कि 5 मिनट में उस फेक न्यूज को 4000 बार रीट्वीट किया गया। मतलब क्या है कि जो फेक न्यूज होती है ना, वो सबसे ज्यादा वायरल होती है क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज होती है और लोग उसको ज्यादा देखते हैं, ज्यादा उसको फटाफट जो ना फॉरवर्ड करते हैं। हमारी गलती ये रहती है कि हम उसको चेक नहीं करते और तुरंत उसको जो ही मिलती आगे भेज दिया। आज के टाइम एक आज की मौके की बात है, अगर आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली ना अखबार में, आराध्या बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की पोती है, उसके बारे में ट्विटर पे उनकी बीमारी के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में बड़े गलत ट्वीट किए गए। तो आखिर में अभिषेक बच्चन ने जो हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब हाई कोर्ट ने कहा है गूगल को कि भाई आप जो है इस तरह की चीजें देखो, आप इससे कमाई कर रहे हो, तो ये गलत चीजों को प्रसारित करने का कोई ऐसा आप अपना एल्गोरिदम वगैरह में चेंज करो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप लोगों ने ये अच्छा मैटर उठाया इसमें पीआर का। और पीआर की जिम्मेवारी बढ़ गई है अब और ज्यादा इसलिए जिम्मेवारी हो गई है, आप लोग देख रहे होंगे एक नया टूल आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे बड़ी एक चुनौती आई है पीआर के सामने, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं, इसमें आप किसी की आवाज से वीडियो और ऑडियो भी बना सकते हैं। बंदे के पीछे किसी की आप फोटो वीडियो चला दो और आवाज उसी की आप जो है ना कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है और इसको चेक करने की जरूरत है आर्टिफिशियल के इस सिस्टम को। और बाकी जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पीआर के माध्यम से कोविड में जो काम किया वो काफी कुछ नरेंद्र जी ने बता दिया, तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि अब जो है ना पीआरओ को, या जो पीआर का काम है उसका अकेला
प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं रहा, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इसमें अब आगे ऐड हो गया है और मेरे ख्याल से नए कोर्स में भी शामिल हो गया होगा। नहीं तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सोशल मीडिया पे। आज पीआर का काम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ चल पड़ा है। तो मेरा बस इतना ही कहना है। तो आप लोगों ने ये समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जंगवीर जी, आपने सही में जो चिंता जाहिर की, और वो चिंता एआई के समय में पीआर के लिए एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती है पीआर के लिए, और फैक्ट चेक की जो विश्वसनीय स्थान हो सकता है गवर्नमेंट और उसके अलावा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके बारे में आपने जानकारी दी जो विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक होगी। पत्रकारिता से पीआर अधिक विस्तृत क्षेत्र बनता जा रहा है, ये भी सत्य है, और इस पर आपने अपनी बात रखी। मैं आभार प्रकट करते हुए सीधे आपको जोड़ रहा हूं। आदित्य जी हमारे साथ में हैं, आदित्य चौधरी जी जो चंडीगढ़ से हैं, डीपीआरओ हैं। अपनी बात रखें, और कुछ प्रश्न भी होंगे जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आदित्य जी। नमस्कार आप सभी को। और आज पीआर डे है, तो जितने भी साथी हैं पीआर से जुड़े हुए सभी को शुभकामनाएं। ये सेमिनार आप लोग कर रहे हो, टॉपिक अच्छा है और मेरे इंटरेस्ट का भी है, क्योंकि 1.5-2 साल से लगभग हम जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसका फोकस काफी ज्यादा सीएम साहब की इच्छा की वजह से और डीपीआर जो है डॉक्टर अमित अग्रवाल उनकी वजह से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा है। 15 प्लेटफॉर्म होंगे लगभग जिन पे हम हैं, और देश में शायद ही कोई डिपार्टमेंट या सरकार ऐसी है जिसके सभी प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स हैं और अपडेट होते हैं, और वो पॉपुलर भी हैं काफी ज्यादा। नरेंद्र जी ने और जनबीर भाई ने बताया अभी के फैक्ट चेक कर रहे हैं हम लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन आती है। कोविड के टाइम में भी ये समस्या थी बहुत ज्यादा। 1-2 बार ऐसे आया कि भी कल से लॉकडाउन लग जाएगा, और जनबीर भाई ने बताया भी है कि जो गलत सूचना है ना उसको लोग बहुत जल्दी फैलाते हैं। तो उसी समय हमने सोचा था कि फैक्ट चेक का जो पीआईबी करता है, हरियाणा गवर्नमेंट भी करेगी इसको। तो डीपीआर ने फैक्ट चेक अकाउंट क्रिएट किए 4 प्लेटफॉर्म पे जो पॉपुलर हैं, और फिर ये फैक्ट चेक शुरू किया। तो जैसे ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती कहीं से, तो हम उसको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे वेरीफाई कराते हैं और फिर उसको अपने यहाँ पे डाल देते हैं अकाउंट्स पे। तो तुरंत जो चीजें फैलती हैं सोशल मीडिया की वजह से, और मुझे लगता है कि उसके बाद उसको लोग जो डीपीआर वाला फैक्ट चेक का हमारा स्क्रीनशॉट है वो ज्यादा वायरल होता है बाकी चीजों के मुकाबले। और मिस इन्फॉर्मेशन ना केवल सोशल मीडिया से आ रही है, आजकल अखबारों से भी आ रही है, टीवी से भी आती है। परसों हाईकोर्ट में एक सुनवाई थी, लैंड डील का मामला है, काफी चर्चित मामला। उसमें कुछ चीजें थी जिनमें से एक चीज को हाईलाइट करते हुए एक अखबार ने कल न्यूज पब्लिश की, और उस हाईलाइट किए जाने को एक पॉलिटिकल लीडर ने यूज किया, और ये कहते हुए कि भाई देखो हम तो पहले कहते थे ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको आज कुछ अखबारों ने कैरी किया, जबकि सत्यता ये है कि वो एक इशू है, 8-10 जो इश्यूज हैं उनमें से एक इशू है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको उसी तरह से कैरी कर लिया। तो ये कई बार ना सोशल मीडिया बल्कि टीवी प्रिंट उसमें भी, और खबर को आपने किस चीज को रोक लिया और किस चीज को आपने न्यूज में ले लिया, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन एक तरह से आपकी जो ऑडियंस है उसके पास चली गई। कोविड के टाइम में एक और चीज हमने की थी, फेसबुक ने जो है वर्ल्ड वाइड एक टूल लॉन्च किया था जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, कि वो अगर कोई चीज कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो एक हमें ऑप्शन दिया है उन्होंने कि आप अपडेट करिए कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पे। और जितने भी यूजर हैं जिन्होंने हरियाणा दिया हुआ अपना लोकेशन, अराउंड 55 लाख के आसपास शायद फेसबुक यूजर थे उस समय 2020 जनवरी के आसपास, उन सबको नोटिफाई करते थे कि डीपीआर हरियाणा ने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है। तो उस समय हर पोस्ट को जो कोविड की इन्फॉर्मेशन थी, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, वो आप मानो कि 50 से 60 लाख लोगों के पास जा रही थी, जो काम शायद प्रिंट या टीवी नहीं कर पा रहे थे। टीवी देखने वाले कितने हैं वो फैक्चुअली हम जानते हैं। अखबारों की सर्कुलेशन कम हो गई थी, अखबार डरने लगे थे लोग कोविड के टाइम में अखबार मंगवाने से। तो उस समय एक बड़ा रोल मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया, उसको रोका और सही इन्फॉर्मेशन को जो है वो पब्लिक तक लेके गए। इसके साथ साथ लगातार मिस इन्फॉर्मेशन आती रही बीच में कि बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई है। एक बार ये वायरल होना शुरू हुआ हरियाणा में कि जी सरकार ने पेंशन बंद कर दी, उसको काउंटर किया हम लोगों ने। जब पंचायत चुनाव थे वो लगातार हर गांव में हंगामा था, चुनाव कब होगा कब होगा। उस समय
लोग नोटिफिकेशन को मॉडिफाई करते थे, पुराने वाले को वायरल कर देते थे कि ये डेट फिक्स हो गई है, उसको फिर हम काउंटर करते हैं कि भी नहीं नहीं हुई, अभी बहुत टाइम लगना है इसमें। तो ये चीजें हैं जी लगातार जो सामने आ रही हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स के साथ अपना टाई अप करते हुए हम लोग, क्योंकि जो डीपीआरओ के हैंडल हैं वो सब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन कोई ऐसी सूचना जो गलत लगती है या गलत होती है या किसी को डिफेम करती है, कई बार सूचनाओं को का प्रयोग जो है हम इसलिए भी करते हैं कि सामने वाले को डिफेम कर सकें। तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए डिपार्टमेंट जो है वो जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, पब्लिक रिलेशन भी ऐसे ही काम करता है। वो ढर्रा जो पुराना था सिर्फ प्रेस नोट वाला और कल छपना है, वो नहीं रही चीजें। सभी लोगों को तुरंत सूचना शेयर करनी है, मीडिया हाउसेज के साथ भी, जर्नलिस्टों के साथ भी। गलत सूचनाएं हैं उनको रोकना है। तो इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। और जमीर जी ने जैसे कहा है कि मीडिया से ज्यादा चीजें अब पब्लिक रिलेशंस की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, खासतौर पे जॉब को लेकर अगर मैं बात करूं, ना केवल लीडर्स बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मीडिया हाउसेज भी अपने यहाँ पे पीआरओज रखते हैं। तो एक ऐसा फील्ड है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। और अशोक जी हैं वो गूगल फैक्ट चेक के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। ये लोग लगातार मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए सिखा भी रहे हैं लोगों को, इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि जो यंगस्टर हैं वो जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो फैक्ट चेक का जरूर ध्यान रखें। वो कोई भी सूचना ऐसी आगे ना फैलाएं ना बढ़ाएं। कई बार ये लगता है हमें कि ये पक्का होगी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उस पे हम गारंटी मांग के चलते हैं कि भाई ये गलत नहीं हो सकती इन्फॉर्मेशन, जबकि वो होती है गलत। तो थोड़ा सा हम चेक कर लें एक बार, असली जो सोर्स है वहां तक चले जाएं। और उसको अगर हम अपने लेवल पे भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको किसी ग्रुप में, हम फैमिली ग्रुप में हैं या कहीं और हैं, वहां पे भी बता दें कि भैया ये सच नहीं है सूचना। तो एक जिम्मेवारी जो हमें मिली है पढ़े लिखे होने की वजह से उसको निभा लेते हैं हम लोग। तो मैं सबसे यही कहता हूँ जो नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, कि अपने अपने स्तर पर उनके फोन में भी 10-20 ग्रुप होंगे, वो फेसबुक पे होंगे, ट्विटर पे होंगे, तो उनको भी लगता है कि कोई सूचना गलत है और वो जानते हैं सच्चाई क्या है, तो उन लोगों को शेयर करना चाहिए। अगर ये लगता है कि नहीं, उनके लेवल पे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो हरियाणा से जुड़ी हुई कोई सूचना हमसे शेयर कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे और फिर जो ऑथेंटिक सूचना होगी वो लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा तो मैं अवेलेबल हूँ सेमिनार। जी जी आदित्य भाई, एक सवाल जो मुझे लगता है कि इस पर आपसे होना चाहिए, क्योंकि कोविड से पहले का एक जनसंपर्क रहा होगा और कोविड के बाद का एक जनसंपर्क रहा होगा। मुझे लगता है कि इस दोनों कालखंड में जनसंपर्क की विधाएं बदल गई होंगी। लेकिन जब हम हरियाणा में जनसंपर्क की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे, उसका माध्यम सोशल मीडिया ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो हरियाणा में ज़्यादातर जो लोग हैं, क्या वो सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच है या डिजिटल मीडिया तक उनकी पहुंच रखते हैं? तो ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या चुनौती रहती होगी? इस पर अगर आप छोटा सा बात कुछ कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी देखिए, 2-2.5 साल पहले तक पब्लिक रिलेशन का भी पूरा फोकस प्रेस नोट और पे ज्यादा था, 90%, और लगभग 10-15-20% था वीडियोस बनती थी और वो जाती थी। 2-2.5 साल से पूरा मैक्सिमम जो फोकस है वो सोशल मीडिया के माध्यम से है। मतलब जो पारंपरिक है टीवी प्रिंट वो चलता है, साथ में सोशल मीडिया भी। और डाटा लगातार में जैसे सोशल मीडिया का जो कंपनीज है उनसे शेयर होता रहता है। लगभग 60-65 लाख लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं हरियाणा में, और 1 करोड़ के करीब हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक परिवार में मान लीजिए पेरेंट्स यूज नहीं करते तो बच्चा तो कम से कम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होगा या व्हाट्सएप यूज करता होगा वो। तो सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी पहुंच रही है उन तक, और सही भी पहुंच रही है। और सरकार का भी पूरा जो फोकस है, हमारे साथियों का जितने भी जिला में हैं या चंडीगढ़ में, कि वो जो खबरें हैं उसका एक जो कहते हैं ना कि मक्खन उसमें से जो निकला है पूरी सूचना में से, उसको वो पहले जनता के साथ शेयर कर लें। कोई पब्लिक के जानकारी की इंफॉर्मेशन है, उनके भले की है या उनके लिए कोई सरकार ने अनाउंसमेंट की है, तो वो सब चीजें अब थोड़ा फास्ट हो गई हैं। और कहते हैं ना कि पहले अखबार जो है वो अगले दिन आता था, फिर टीवी के बुलेटिन आए तो उसमें भी आधा घंटा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो चीजें तुरंत हैं। मतलब वो एक पल में आप पूरे हरियाणा में, पूरे देश में या पूरी दुनिया में आपकी सूचनाएं चली जाती हैं। तो चीजें बदल रही हैं, टेक फ्रेंडली होना जरूरी है आज के टाइम में। पहले आपको प्रेस नोट बनाना आना चाहिए था, अब ऐसा नहीं है। अब आपको सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंडल करने आने चाहिए, आपको प्रेस नोट भी आते हो, आपको ये भी पता हो कि टीवी की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कितने मिनट की बाइट होगी, कौन सा हिस्सा जाएगा जो रिलीज होगा। तो सब चीजें जो है ना वो लगातार कोविड के पहले का
सही कहा आपने, और कोविड के बाद का उसमें ये चीजें ज्यादा आ गई हैं कि वो प्रिंट तो होगा ही, लेकिन पूरा फोकस जो इलेक्ट्रॉनिक है और सोशल है उस पर भी रहेगा। ठीक ठीक, धन्यवाद आदित्य जी, आपने सही बात कही और अपने अनुभवों को हमारे विद्यार्थियों के साथ में और हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और आपको करनाल की ओर ले चलता हूँ। और मनोज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो DPRO हैं। मैं निवेदन करता हूँ मनोज जी की आज इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन भी करें और अपने विषय से हमको जोड़ें। मनोज जी। आप सभी को नमस्कार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और अशोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया। तो साथियों में मेरे से पूर्व के जो वक्ता हैं उन्होंने बहुत सारी बातें जनसंपर्क के बारे में बताई, तो ज्यादा समय न लेता हूँ, मैं सीधा एक उदाहरण से शुरू करूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले की घटना है तरावड़ी की। करनाल के तरावड़ी में एक राइस मिल की एक बिल्डिंग है, वो कोलैप्स हो जाती है। तो मुझे सुबह करीब करीब 5 बजे DC ऑफिस से फोन आता है कि ऐसे ऐसे करके घटना हुई है, आप तत्काल वहां पहुंच जाइए। तो सुबह के टाइम 5 बजे मैं फटाफट उठा और पहुंचा वहां तक। तो वहां पहुंचने के बाद देखता हूं कि बहुत सारे मीडिया के लोग और मीडिया के साथी वहां मौजूद थे और अलग अलग तरह तरह की जो खबरें हैं वो हर कोई अलग अलग खबर वहां पे बता रहा था। कुछ ने बताया कि सैकड़ों लोग उस बिल्डिंग के अंदर मजदूर हैं, वो बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। DC साहब भी वहां मौके पे मौजूद थे। तो DC साहब ने इस जो जानकारी है इसको क्रॉस वेरीफाई करवाया और जो वहां पे मजदूरों का ठेकेदार था उससे बातचीत की। पता चला कि कुल 24 लोग थे, जिनमें से 20 लोग घायल थे और 4 लोग अंदर फंसे हुए थे, जबकि मीडिया में जो जानकारी थी वो सैकड़ों लोगों की थी। और उस बिल्डिंग के पास में ही बहुत सारे लोग जो मजदूर थे वो इन खबरों को, इन जानकारियों को और वहां पे जो माउथ पब्लिसिटी की जा रही थी उससे वो ऐसी कंडीशन थी कि मान लो मतलब भीड़ के भड़क जाएगी। तो DC साहब ने मौके को समझा और तत्काल एक जो क्लियर इंफॉर्मेशन थी वो ली, उसको वेरीफाई करवाया और उसको मीडिया के माध्यम से यानी मेरे माध्यम से वो एक बाइट देके लोगों तक पहुंचाई। अब इसमें यहाँ 2 बातें हैं, एक जनसंपर्क, एक पब्लिक रिलेशन के लिए, एक DPRO के लिए। वो 2 बातें महत्वपूर्ण ये हैं कि एक तो हमने जो गलत जानकारी थी उसको ठीक किया, जो अलग अलग जो कयास लगाए जा रहे थे कि सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं, जबकि ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। दूसरी चीजें ये है कि एक जो DPRO है या पब्लिक रिलेशन का जो भी कर्मचारी है, मौजूदा समय की एक जो डिमांड है वो ये है कि उसको ना हर चीज में वो पारंगत होना जरूरी है, उसको मल्टीटास्किंग आनी बहुत जरूरी है। जैसे आदित्य सर ने भी बोला अभी कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि खबर लिखनी कैसे है, खबर टाइप भी खुद करनी आनी चाहिए, उसको फोटो का एंगल भी पता होना चाहिए, उसको वीडियो भी आनी चाहिए, उसको सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो भी हैंडल करने आने चाहिए। क्योंकि अब जब 5 बजे ये घटना हुई और DC साहब का फोन आया, मेरे पास ना ड्राइवर था, ना मेरे पास ऑपरेटर था, ना मेरे पास फोटोग्राफर था, ना मेरे पास कोई वीडियो के लिए कोई, सिंगल वन मैन मैं ही था और मैंने ही सारे काम किए। और 8 बजे तक जितनी खबरें थी, जितनी जानकारी थी वो हमने मीडिया को उपलब्ध करवा दी। तो जो गलत जानकारी थी उसको ठीक किया और जो हमें उस टाइम पे एक हमारी ड्यूटी बनती थी वो हमने बहुत अच्छे तरीके से मतलब पूरी की। तो एक तो चीज इसमें ये है। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि जो आज का दौर है, जो इसमें एक जनसंपर्क कर्मी की ना क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कंडीशन है वो बहुत होती है जिलों में खासकर। और जब भी क्राइसिस मैनेजमेंट की कंडीशन आती है, कोई नेगेटिव खबर चली या कोई बड़ी घटना होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आपको DC को कोई आइडिया देने के लिए किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जाए, किस तरीके से आपको वो जो गलत जानकारियां मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए आपके पास नई नई स्ट्रैटेजी,
और नए नए आपके पास आइडिया होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपके डीसी का सबसे पहला जो सवाल है वो यही होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। तो एक जनसंपर्क कर्मी के लिए इस काम पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। तो बाकी बहुत सारी जानकारी मेरे दूसरे साथियों ने भी दी, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में जो जानकारियां हैं गलत और ठीक जो मिक्सअप हो रही है, इसको फैक्ट चेक या दूसरे तरीकों से हमें ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी बनती है, जो हमें करनी चाहिए। और इस चीज को अच्छे से करते हैं तो हमारी जो मौजूदा समय में जो हमारी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मनोज जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि YouTube के जर्नलिज्म जब शुरू हुआ है, हाँ ये जी। जो YouTube पत्रकारिता शुरू हुई है, इसको आप अपनी जनसंपर्क की स्ट्रेंथ मानते हैं कि या एक अपनी अलग तरह की चुनौती बनकर सामने आया है? देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, और जब बदलाव का दौर होता है तो आप नई नई जो चीजें आती हैं उसमें बदलाव की वजह से अभी एक नई तकनीक आई है, और ये बुरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसके, हाँ ये है कि कुछ चीजें गलत हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 के 100% इसमें गलत है। मुझे लगता है 70% ठीक है और 30% गलत है, और उस गलत के लिए हमें रेगुलेशन करने की जरूरत है। वो अलग अलग इस विषय पे बहुत सारे मंच पे चर्चाएं हो रही है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। सरकारों के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारी इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए हर दिन चर्चाएं चल रही है, और आज नहीं तो कल आपको भी पता है कि इसकी रेगुलेशन के लिए कोई ना कोई नियम जरूर बनाई जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चाएं हैं। तो इसमें गलत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा एक तरीके से ना कंट्रोल करने के लिए जो एक रेगुलेशन चाहिए वो लाने की जरूरत है, और वो धीरे धीरे आ ही जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि वो हाँ जी, हम सब एक साथ प्रयास भी करें। गवर्नमेंट अपने स्थान पर प्रयास करे तो हम सब भी करेंगे, एक क्रेडिबल बिल्कुल इंफॉर्मेशन का बिल्कुल। सोर्स इसे बनाए। मैं आभार प्रकट करता हूं और सीधे लिए चलता हूं आपको। शिमला से हमारे साथ में अखिलेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, जो पीआरओ हैं IIAS के। मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस दिन पर जब हम नेशनल जनसंपर्क दिवस मना रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप अपनी बात रखें। अखिलेश जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जनसंपर्क दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? जी जी अखिलेश जी, आपकी आवाज जी जी। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अखिलेश पाठक, अभी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, शिमला में स्थित है। यहाँ पर पीआरओ सेल्स एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम कर रहा हूँ। तो मैं कुछ समय के लिए अपना एक संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा कि ये संस्थान क्या है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक यूनिक एजुकेशनल सेटअप है, मतलब जो फेलोशिप देता है लोगों को पढ़ने के लिए। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हमारे यहाँ पर होती है, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे IUC सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का। तो ये संस्थान 1965 में स्थापित हुआ था डॉक्टर राधाकृष्णन जी द्वारा, और 1965 से पहले जिस भवन में यह संस्थान स्थापित है वहां पर वो राष्ट्रपति निवास हुआ करता था, और उससे पहले 1947 से पहले भारत का वायसरॉय यहाँ से इसी जगह से पूरे दक्षिण एशिया पे शासन किया करता था, यानी कि तत्कालीन भारत पे, क्योंकि शिमला समर कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों की। तो ये इस संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा मैं। ये सब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो पीआरओ का रोल है वो केवल पीआर तक शामिल नहीं है। इसके अलावा जो पीआर की जो सामान्य गतिविधियां हैं उसके अलावा यहाँ पर लगभग 2-2.5 लाख पर्यटक भी आते हैं इस भवन को देखने के लिए, इसकी हेरिटेज बिल्डिंग को देखने के लिए। तो वो सभी यहाँ आकर वो सभी काम भी यहाँ पर पीआरओ को करना होता है। इसके अलावा मैं पहले अतीत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में भी काम कर चुका हूँ, और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में भी काम कर चुका हूँ कम्युनिकेशन प्रोफाइल पे ही। तो वहां रहकर जो मैंने अनुभव अर्जित किया है और जो काम वहां पर किए हैं, तो उसके आधार पे मैं अपने जो गवर्नमेंट पीआर का जो एक्सपीरियंस उसके आधार पे ये बोलना चाहता हूँ कि अब मतलब वो बात जो है अपेक्षा, मतलब जो लोग सोचते हैं बाहर से सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट पीआर की स्थिति वैसी नहीं है। बदलाव हुए हैं काफी और काफी चुनौतीपूर्ण है ये कार्य जो है। वो चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चूंकि पीआर शब्द है, मीडिया जुड़ा हुआ है, तो जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे
वो ये है कि मतलब आप सुपरसोनिक विमान वाली आपसे अपेक्षाएं हैं दुनिया को, लेकिन सरकारी सेटअप में जो काम होता है वो बैलगाड़ी की गति से भी होता है कई बार, क्योंकि फाइलें मूव होती है उसी हिसाब से। हालांकि अब बदलाव आ रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर ई ऑफिस भी आ गए हैं, तो उस वजह से जो तारतम्यता की कमी हो जाती है, जो आपसे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और जो काम करने की गति, सरकारी सेटअप की जो कमियां हैं, जैसे कि हर चीज के लिए अप्रूवल होना चाहिए, वो प्रॉपर अप्रूवल जरूरी होता है, तो उसको लेने में कई बार दिक्कत हो जाती है, उस वजह से देरी होती है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप इसे सही समय पे करें, तो इस वजह से ये बदलाव आ रहे हैं। हालांकि बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं, सरकार भी कम्युनिकेशन के इस महत्व को समझ रही है, और अब है ना आने वाले वक्त में और काम मुझे लगता है कि और रफ्तार पकड़ेगा, और पीआरओ की भूमिका जो सरकारी सेटअप है उसमें और बढ़ती जाएगी। तो मेरे अनुभवों के आधार पर कुछ गलतियां भी हमने जीवन में की हैं, अलग अलग प्रकार की हुई हैं, जिनसे भी हमने काफी कुछ सीखा है। जैसे मैं अपनी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ चूंकि सरकारी पीआर जो होता है उसमें पीआरओ खाली पीआर तक नहीं होता है, एडवर्टाइज जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए आपके बंदे अलग होंगे, लेकिन सरकारी पीआर में ऐसा होता है कि एडवर्टाइजिंग भी पीआरओ के पास होती है। जो टेंडर के विज्ञापन छपने हैं जी, कहीं पे एलपीसी की परचेस के लिए वो विज्ञापन छपने हैं, तो ये सारे विज्ञापन भी पीआरओ के थ्रू ही होते हैं। तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना होता है एड एजेंसीज के साथ, या अगर आपका बड़े लेवल पे काम है तो डीएवीपी के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी सेंटर लेवल पे, और स्टेट लेवल पे डीआईपीआर होता है, वो छापता है। तो मैं अपना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। वहां पर हम 4-5 लोग थे जी, जो विज्ञापन का काम और पीआर का काम मीडिया कंसल्टेंट के रूप में कर रहे थे। तो हम लोगों को वाराणसी में एक एडिप कैंप का आयोजन होना था, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आना था उस कैंप के अंदर। तो उसके लिए एक विज्ञापन प्रकाशित होना था पूरी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इन सब जगहों पे ये विज्ञापन प्रकाशित होना था। तो उस विज्ञापन के लिए उसकी डिजाइनिंग पे काम चल रहा था पूरा, उसके लिए क्या मीडिया रिलीज का मीडिया प्लान क्या रहेगा, इस सब पे काम चल रहा था। तो उसमें हुआ ये कि जो मतलब जो 3-4 लोगों की है उसमें, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था उसमें, हुआ ये कि जो डीएवीपी को जो हमारी तरफ से मेल गया, उसमें हुआ ये कि जो रिलीज ऑर्डर था उस पे तो सही अमाउंट और जो एड है उसका सही साइज गया था कि जी एड हाफ पेज रहेगा, लेकिन और अमाउंट था जी कि ये इतना अमाउंट रहेगा, मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो मेल की बॉडी थी, ईमेल की जो बॉडी थी, उसमें साइज उसका आधा चला गया। तो ये बात डीएवीपी वालों ने भी नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ ईमेल की बॉडी पढ़ी, अंदर जो रिलीज ऑर्डर साथ में था उसको अटैचमेंट जो था उसको नहीं पढ़ा। तो इस वजह से उन्होंने उसी आधार पर मीडिया प्लान बना लिया, और जो अगले दिन कैंप होना था जिसमें कि प्रधानमंत्री ने आना था, उससे पहले रात को 8 बजे की खबर उनको भी समझ में आई कि उन्होंने विज्ञापन का क्रिएटिव आगे फॉरवर्ड कर दिया अखबार वालों को, और उसके बाद जब अखबार वालों ने क्रिएटिव देखा कि ये तो क्रिएटिव का आकार हाफ पेज है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट डीओपी की तरफ से आई है वो क्वार्टर पेज की आई है, तो काफी वो हो गई, हाबड़तोड़ की स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में फिर उसी समय मतलब डिसीजन लिया गया, आईएफडी जो होती है इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन होता है, उसको इन्वॉल्व करके और उसके बजट को दुगुना किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से संबंधित मामला था। तो और इस तरह से भी कई बार क्राइसिस की समस्याएं आ जाती है विज्ञापन में, प्रेस में तो आ ही जाती हैं, क्योंकि प्रेस इन्वॉल्व ही, आप मीडिया और पीआर इन्वॉल्व ही तभी होता है जब कोई संगठन या संस्थान क्राइसिस में होता है, तो उस दौरान ही आपको है ना फेस होना होता है। जैसे किसी विश्वविद्यालय में हो गया, किसी आपका पीआरओ कब इन्वॉल्व होगा जी, जब कोई दुर्घटना घट जाएगी, या कोई संस्थान में कोई जैसे किसी छात्र ने मान लीजिए आत्महत्या कर ली, तो उस वक्त जो है पीआरओ को बताना पड़ेगा कि जी इसमें जो है प्रशासन की ये भूमिका है, प्रशासन की ये कारण है, सारे तथ्य सही तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें बच्चे हैं, सभी लोग चिंतित होते हैं, सभी उनके अभिभावक चिंतित होते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला वाला जो केस हुआ था, उसको काफी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ठीक से मैनेज नहीं किया, जिस वजह से वो विषय इतना बढ़ा और
काफी है ना उसको मतलब उसकी वजह से सरकार को कई जगहों पर जवाब देना पड़ा और वो है ना बैकफुट पर आई थी। तो ये सब चीजें रहती हैं। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन जो कि इस हमारे पैनल डिस्कशन का भाग है, तो मैं उसके बारे में एक बात करना चाहूंगा। अभी थोड़े समय पहले सुरेश गौर साहब ने महाभारत का एक दृष्टांत दिया था। महाभारत का एक दृष्टांत दिया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि द्रोणाचार्य जो कि कौरव सेना के सेनापति थे और वो युद्ध लड़ रहे थे और उस दौरान उनको बोला गया कि उनके पास एक खबर पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने पुष्टि करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा और धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि जी अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। तो ये बात उन्होंने कही और उसके आधार पर द्रोणाचार्य ने यह निर्णय लिया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा है वो मारा गया है। तो अब मैं इसका थोड़ी सी विवेचना करना चाहूंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिस इन्फॉर्मेशन को यहाँ ये जो था इसकी क्या रहती है। अब इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे जी, गुरु द्रोणाचार्य जो कि प्रभावित थे और एक धर्मराज युधिष्ठिर जिनकी ये छवि थी कि जी वो हमेशा सच बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो हमेशा अपनी बात वो सत्यता के साथ रखते हैं। लेकिन अब गुरु द्रोणाचार्य को भी ये समझना चाहिए था कि मैं जिस व्यक्ति से पूछ रहा हूं वो पांडव सेना का सेनापति भी है, तो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं यहाँ पर, उसके निहित हित हैं जिसको कि वो साधना चाहेगा, क्योंकि वो उस सेना का सेनापति है जो कि अपने हितों के लिए, अपने हकों के लिए लड़ रही है, जिसकी पत्नी का भरी सभा में चीरहरण हुआ है। तो वो व्यक्ति, हालांकि छवि उसकी है कि वो हमेशा सच बोलता है लेकिन वो शब्दों से खेलेगा जरूर। तो वो जो वहां पर उन्होंने बोला था कि नरो वा कुंजरो वा, तो वो जो इफ वहां पे लगा हुआ था उस पर गुरु द्रोणाचार्य को ध्यान देना था, क्योंकि वो उनका जीवन उस पर आधारित था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये कमी रही सुनने वाले रिसेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन के अगर हम मॉडल की बात करें तो रिसेप्टर ने जब खबर करी, जब उसने सुनी बात को, तो उसको उसकी परत को उधेड़ना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है उसके खुद के भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं उस पर भी ध्यान दूं। वहीं युधिष्ठिर ने भी अपनी साख को दाव पे लगाया, जो धर्मराज युधिष्ठिर की जो साख थी, जो विश्वसनीयता थी, जो कि कई बार हमने देखा कि पत्रकार भी लगा देते हैं, क्योंकि है ना अपने निहित स्वार्थों के कारण कई बार हो जाता है, इस तरह की घटनाएं वहां भी होती हैं। तो वहां पे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जो पूरे जीवन हमेशा सच बोला, लेकिन वहां पर उन्होंने झूठ बोला। झूठ नहीं बोला, उन्होंने शब्दों से खेला और वो जानते थे कि मेरे खेलने का ये परिणाम होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जो कि सेनापति हैं कौरव सेना के, और कौरव सेना पांडव सेना पर भारी पड़ रही है, वो है ना अपना युद्ध लड़ने का प्रण त्याग देंगे और आत्महत्या कर लेंगे। वो जानते हुए भी उन्होंने अपने शब्दों से खेला। तो यहाँ पर दोनों ने, जो कम्युनिकेटर है उसने और जो रिसेप्टर है, उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैली। ऐसे ही आधुनिक युग में हम देखते हैं कई जगहों पे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, आजकल भी कई जगहों पे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ समय पहले एक खबर पढ़ रहा था कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी कि आज रोज देश में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार रोज होता है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग होती है रोज स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि डेरिवेटिव मार्केट बोला जाता है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। तो उसकी वजह से आप सोचिए उस मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए न जाने क्या क्या खेल चलते हैं दुनिया में। आप जब भी देखेंगे CNBC आवाज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज चैनल है जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो साइड में जो लाइव चैट आती है, उस लाइव चैट के दौरान आपको देखेंगे कि लगातार कोई स्पैमिंग करता रहता है, ट्रेडिंग विद कैलाश, ये ट्रेडिंग विद दिस पर्सन, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, और ये टेलीग्राम चैनल वो लगातार स्पैमिंग करता रहेगा जैसे जैसे लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी। तो मतलब यहाँ पे कोई है जो चाहता है कि किसी टेलीग्राम चैनल से लोग जुड़े लगातार। क्यों जुड़े? क्योंकि वो चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा हो, ज्यादा, और कई सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो खबरों को मैनिपुलेट करते हैं। अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी, सेबी ने एक बुल रन करके एक टेलीग्राम चैनल था जिसको बैन किया था, क्योंकि वो ऐसा था कि उसके जो एडमिन थे वो पहले से उन स्टॉक्स को खरीद के रखा करते थे जिनकी वो रिकमेंडेशन देने वाले थे, और उनको खरीद लिया करते थे, और जैसे ही वो खरीद चुके होते थे, अपना कोटा पूरा कर चुके होते थे, उसके बाद वो उसकी रिकमेंडेशंस अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया करते थे। तो जिस टेलीग्राम चैनल में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे जो एक्टिव ट्रेडिंग करते होंगे, और अगर उसके ट्रेड आपके पास वैसे ही हैं, तो जो हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की उस पर काम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके भाव बढ़ेंगे, और जैसे ही भाव बढ़ेंगे आप उसे है ना डंप कर देंगे। तो ये पंप एंड डंप जो होता है ये बड़ा आजकल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से,
और ये जो मैंने अभी बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग में आपने लगातार स्पैमिंग कर करके, ईमेल पे स्पैमिंग कर करके ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन भी इस तरह से समाज में फैलाई जा रही है। तो इस वजह से इसके लिए सजग आपको अब उसी व्यक्ति को रहना होगा जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन के आधार पर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी वही है, वही उसका सबसे बड़ा प्रभाव भी उसी पे पड़ने वाला है, क्योंकि वो उसी आधार पर निर्णय ले रहा है। तो ये सब चीजें हैं और इसी आधार पे बदलाव भी आ रहे हैं समाज में, और हालांकि अब लोग सजग भी हो रहे हैं काफी, ये सब चीजें हैं। तो यही सब बातें मैं आपके सामने आज जनसंपर्क दिवस के दिन रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद एचओडी साहब और आपकी पूरी टीम का, मुझे बुलाने के लिए, सुनने के लिए, इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। मतलब हम सब आज आधुनिक समय में हम सब सुनना नहीं चाहते किसी को, हम सब अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना धैर्य के साथ सुना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बहुत बड़ी भूमिका, हम सेंटर पर बड़ी बात करते हैं और संदेश पे बड़ी बात करते हैं और माध्यम को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अब जो है डिजिटल एरा में जो रिसीवर है उसको भी सचेत होना पड़ेगा। इस पर आपने अपनी बात को रखा और ये बहुत ही सुंदर बात रही। और पीआर क्षेत्र जो है वो विस्तृत क्षेत्र बनता जा रहा है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिक रिलेशन होता था, अब व्यक्ति के लिए भी होता है, और ये और ज़्यादा माइन्यूट होता जा रहा है, क्योंकि मैं स्वयं का भी अपना पीआर स्वयं कर रहा हूँ। तो वो सेल्फ पीआर भी जो है ना एक चीज़ जुड़ती चली जा रही है। मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपने बहुत सुंदर बातें कही। और सीधे यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत है, प्लीज जी। यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो जी 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 एक साथ लेंगे इस सत्र के बाद में, हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन जो बोल लें। जी स्नेहा जी हमारे साथ में हैं, जो पीआर प्रोफेशनल और नेशनल बुक ट्रस्ट से सेवानिवृत्त हैं, बीबीसी के लिए भी वृत्त चित्र बना चुकी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस दिन पर जब हम जनसंपर्क के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं तो अपनी बात रखें। स्नेहा जी। नमस्कार, एम आई ऑडिबल? जी मैम जी जी। सच में आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर सब कुछ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं अखिलेश जी को भी सुन रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ हो रही हैं। So good afternoon to every senior guest, PR professionals, and all the students and everyone who are present online, offline. And I'm Sneha Gupta. मैंने BBC में काम नहीं किया है. I work for Z News, IBN7 and Doordarshan, and now I'm PRO in government organization. And I'm delighted to be speaking to you today about a topic that is both relevant and pressing, that is public relations in the age of misinformation. जी स्नेहा जी, ये मिस इन्फॉर्मेशन आ गई थी अभी मेरे पास में, इसका मतलब नहीं बात नहीं, यही देखिए मैं इवन अखिलेश जी को बीच में टोक के ये कहना चाहती थी कि शुरुआत में उन्होंने अपने संस्थान के बारे में बताया, तो मैंने सोचा आपने उसको ठीक कर दिया। देखिए आप ये सचेत करने के लिए अखिलेश जी ने कहा था कि जो रिसीवर है अगर वो सचेत होगा, यही हमारा काम है और आगे इन फ्यूचर यही आप सभी का भी काम रहेगा। और मैं सच में आई एम ग्रेटफुल to the whole team of journalism and mass comm of University of Haryana for organizing this event on this particular topic. I mean, कुछ तालियां तो आपके लिए भी बनती है. So as you all know that today's world is not about public relations, is no longer just about issuing press releases or hosting events. अब ये सब कुछ नहीं रहा. It involves a multi-channel approach, which includes social media, content marketing, writing, influencer engagement. एंड आजकल स्टोरी टेलिंग का चलन है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू लोग शॉर्ट वीडियोस बना के भी स्टोरी टेलिंग के जरिए अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते हैं. सो विद दिस ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नाउ रीच आउट to their, organizations are reaching out their audiences in real time and on a global scale, making the role of public relations even more critical. So in my opinion, India has a unique set of challenges when it comes to misinformation. With over 500 million internet users, मतलब बहुत सारे हैं हमारे यहाँ तो, and social media platforms have become a primary source of information for many Indians, just a click away, And unfortunately, these platforms are also rife with misinformation and fake news. Just a second. And this can have serious consequences. So we have seen how misinformation can lead to communal tensions, political unrest, even violence. Twitter पे बहुत कुछ चलता रहता है. You have seen many comments and सबके अपने opinions वहाँ पे रहते हैं, जो कि उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं. So in a world where information travels faster than ever before, misinformation and fake news can spread like wildfire, and this
can have a significant impact on public perception and trust. As public relations professionals, it is our responsibility to navigate this complex landscape and build trust with our audiences. So now question arises that what can we do as a public relations professionals or as a student to combat misinformation? The first step is to be vigilant and aware. We need to constantly monitor the news and social media. जैसा अभी सभी पैनल डिस्कशन में सीनियर्स ने बताया कि हमें अवेयर रहना है, विजिलेंट रहना है, and for any misleading or false information that can be circulating, we must be proactive in order correcting this information by providing accurate information and sources. Secondly, we need to build trust with our audiences. This means being transparent and authentic in our communications. उन्हें भी ये विश्वास होना चाहिए कि अगर PR हैंडल से कुछ आया है, कुछ लिखा गया है, तो वो सही होगा, करेक्ट होगा, authentic होगा. So yes, and also we must be honest about any issues, very basic points, challenges that our organizations may be facing, and be open to feedback and criticism. By being transparent, we can establish ourselves as a reliable source of information and build a loyal audience. Thirdly, we need to be creative in our approach to communication in a world where attention spans are very short. तुरंत सबको सारी खबरें चाहिए, within 30 seconds सारे reels बन रहे हैं, सारे videos बन रहे हैं. So we need to find innovative ways. As a PR professionals, not only the information हमें देना है, बल्कि we should also look ways, ideas हमें निकालने हैं कि हम innovative ways के through किस तरह creative होकर चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, लोग उसे समझें, लोग उसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें. सो एक PR प्रोफेशनल का ये भी एक पॉइंट होता है कि हम क्रिएटिवली चीज़ों को प्रेजेंट करें आज के ज़माने में, to grab the attention of the audiences. So this means leveraging new technologies and platforms such as virtual reality and social media to create compelling content and tell our stories in a way that resonates with our audiences. Finally, we need to be proactive in engaging with our audiences. This means listening to their feedbacks, responding to their concerns, and being open to dialogue. By engaging with our audiences, we can build a strong relationship based on trust and mutual respect. So in today's world where information is abundant and readily available, and building and maintaining trust with your target audience is critical for any organization's success. So public relations help organization to do just that. The public, it's increasingly important, particularly with the rise of social media and the digital age, with more and more people using social media platform to voice their opinion and concerns. So ये organization में हमारी भी responsibility बन जाती है कि as a social media के through हम उस चीज़ को present करें और अच्छे से present करें, कोई misinformation ना हो, creatively present करें, innovative ways लेके आए और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें. That's the main point. PR का ये एक बहुत वो होता है. And lastly, what I can say that so at last, I just wanted to conclude. I'll not take much time. Public relations in the age of misinformation is a complex and challenging task, but it is also an opportunity to demonstrate our value as strategic communicators. By being vigilant, transparent, creative and proactive, we can build trust. और जैसा अभी even chat box में भी आया कि we can fact check, हम fact को check कर सकते हैं. So उसके through we can build trust with our audiences and help combat the spread of misinformation in India. And that's why on this Public Relations Day, let us recognize the essential role that public relations plays in today's world. So as organizations continue to navigate the challenges of the digital age, public relations will remain a critical function in building trust, credibility, and positive relationship with stakeholders and with the audiences also. So that's all from my side. And thanks for having me. And again, thanks for organizing this event and giving all of us such a wonderful platform to talk about this important topic. वैसे भी आप काफी सीनियर्स ने आपको काफी कुछ बता दिया है. I learned so much. So keep learning and lots of wishes for your future. Thank you and Jai Hind. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, शानदार. धन्यवाद. इसमें कोई दो राय नहीं, जो अब PR इंडस्ट्री है वो मैक्रो से माइक्रो की तरफ जा रही है और जिस तरह से हमने समाचार को लिखना सीखा है
उल्टा पिरामिड वाला। जनसंपर्क भी अब जो है उल्टे पिरामिड जैसा हो गया, ऊपर वाइड है लेकिन नीचे जो है वो माइक्रो लेवल पर आ रहा है। ऐसी गणना जो आपने की है और ऐसी जो बातें जो बात बताई है, ये सही में विद्यार्थियों के निर्धारण के लिए कि आगे चलकर पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में कार्य करना है, ये इनके लिए मार्गदर्शन साबित होगा। और हमें भी एक नई आज के डिजिटल एरा में या कोविड के बाद में जो चीज़ें बदली हैं, जो समाचार का नज़रिया भी बदला है, जो संवाद का नज़रिया भी बदला है, जो संचार और सूचना का भी जो नज़रिया बदला है, उसमें जनसंपर्क भी बदला है। ऐसा डेलिब्रेशन हमने किया। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और अब सत्र को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रश्न अगर हमारे विद्यार्थियों को हो तो उसको लेते हैं। कोई प्रश्न किसी विद्यार्थी का? हाँ, अभिषेक। What are the qualities in a personality for individuals would you suggest to be a good PR? स्नेहा जी आपसे सवाल है। क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा नजदीक आ जाओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ। What qualities in a personality, in our personality for individuals would you suggest to become a good PR? गुड PR जैसा सर ने, आई थिंक सुरेश सर ने बहुत अच्छे से बताया था वो फॉर्मूला। आई थिंक हम सबको वो फॉर्मूला याद करते हैं। एंड ऑब्वियसली एज अ PR प्रोफेशनल यू शुड बी प्रेजेंटेबल, एक फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होता है। आप ड्रेस से लेकर आपकी आवाज, आपकी बात, आपकी क्या टोन होती है उससे लेकर, और मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ती है। मतलब पर्सनालिटी के बारे में सुरेश सर ने मुझसे बेहतर तरीके से बता दिया। इसके अलावा जैसे पहले अभी मुझे उसमें बताया गया कि मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में भी काम कर चुकी हूँ। वहाँ पे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इवेंट होता है। पेंडेमिक में मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, ऑलमोस्ट हमने सब जगह उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर सो पॉपुलर, फॉरेन से लोग आते हैं, कंट्री से लोग आते हैं। एंड we have organized each and everything, we have planned each and everything, सारे press releases जा चुके थे, advertisements ऑटो पे लग चुके थे, सब कुछ हो चुका था। just before 3 days हमें आया कि इसे कैंसिल करना पड़ेगा just because of pandemic। सब कुछ, अब एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना इज अनदर थिंग, उसको कैंसिल और पोस्टपोन करना और उसको एक तरीके से करना, वो भी एक PR प्रोफेशनल का काम है। तो वो भी आपके उसमें क्षमता में होनी चाहिए कि किस तरीके से आप कुछ, अगर ऑल ऑफ सडन लास्ट मोमेंट पे चीजें आती हैं तो कैसे आप उसे करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और उसे किस तरीके से रखेंगे इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फेवरेबल पोजीशन रखते हुए। सो मैं वही कहना चाहूंगी कि पर्सनालिटी के साथ साथ और जो भी सिचुएशन हमारी होती है उसको आप देखते हुए आप चीजों को सीखिए, समझिए, साथ में टेक्नोलॉजी को भी सीखिए। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत है, इवन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह की चीजें हैं ही। इसके साथ ही आप कंटेंट को कैसे एडिट कर सकते हैं, क्रिएटिव्स कैसे बना सकते हैं, ग्राफिक्स भी कई बार हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, मल्टीटास्कर होना पड़ेगा। सो आई थिंक एक PR पर्सनालिटी के लिए इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी प्लीज अखिलेश जी। स्नेहा मैम शायद आप उसकी बात कर रही हैं, 2021 वाले वर्ल्ड बुक फेयर की बात कर रही हैं। जी। जो शायद से सितंबर नहीं, जनवरी में था। एंड वो लास्ट मोमेंट 2021 नहीं 2022 की बात है। तो वो जनवरी में हमेशा होता है। हाँ, जिसमें थर्ड वेव आई थी जी। हमारा इंस्टीट्यूट भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। और लेकिन फिर हम भी इसी उधेड़ में थे कि हमें दिल्ली के लिए निकलना है या नहीं निकलना। हाँ, ये मतलब हमारे लिए हैंडल करना। कई सारे इसमें स्टेकहोल्डर्स इन्वॉल्व थे कि हम आखिरी मोमेंट तक यही डिसाइड करते रहे कि हमें दिल्ली के लिए जाना है, किताबें लेके दिल्ली पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। तो ये तो सारे थ्योरेटिकल गुण तो मैडम ने बताई दिए। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, जो मतलब करते करते आप है ना सीखेंगे, उसी वक्त निर्णय लेने होते हैं आपको जीवन में ना, कि ये इस परिस्थिति के हिसाब से ये ठीक रहेगा, ये इस परिस्थिति की ये डिमांड है और यहाँ पे अब ये करना जरूरी है। उस हिसाब से जैसे कि अब ये निर्णय लेना था कि अब है ना कोविड आ गया है और दिल्ली गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हो चुकी है, तो अब ये बंद, चूंकि ये फेयर होने वाला है और सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी ये डिसीजन लेना, तो ये जो डिसीजन लेने की ताकत है ना, ये आपको अपने अंदर से खुद से विकसित करनी पड़ेगी और ये परिस्थितियां और चैलेंज के साथ ही आएगी। तो थ्योरेटिकल चीजें तो आपको बताई थी मैडम ने, साथ में ये मैं और जोड़ना चाहूंगा कि आपको आपके व्यक्तित्व में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, संकट के हिसाब से आप निर्णय ले पाए। ये भी एक साथ में जोड़ना चाहूंगा।
बिल्कुल सही कहा, शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये 4 धाम जो है जनसंपर्क के भी माने जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई और प्रश्न विद्यार्थियों का? Any question? Yes. विवेकानंद, वेरी पॉजिटिव लड़का। आगे आके पूछ लीजिए यहाँ आइए, यहाँ आके पूछिए। हाँ बोलिए। सर, क्या नेताओं के जो भाषण जो लिखे जाते हैं, क्या पियारो साहब ही लिखते हैं? बहुत बढ़िया। और जो पियारो साहब जो लिखते हैं तो नेता को भाषण देके चले जाते हैं, उसके बाद जो कंडीशन जो जनता के बीच में जाती है, जनता वादा पूरा नहीं करते, तो उससे कहीं क्राइम और बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो क्या पियारो साहब ही उस समय वो जिम्मेवार होते? क्योंकि कहीं ना कहीं पियारो साहब जो है क्राइम और ये बेरोजगारी का तो जिम्मेवार बन जाते हैं। नेता के भाषण नेता खुद नहीं लिखते, उसके पीछे पीए साहब पियारो लिखते, तो आप कहीं ना कहीं क्राइम ये बढ़ावा देते हैं। इसके लिए सर आप क्या काम करते हैं? जंगबीर जी, प्रश्न जंगबीर जी। जी अखिलेश जी, आप जवाब देना चाहें इस प्रश्न का? हेलो जी जंगबीर जी। हाँ जी, क्वेश्चन में क्लियर नहीं सुना, क्या पूछ रहे थे वो बताइए थोड़ा सा। आ जाओ भाई। हाँ, नजदीक से। जी, विद्यार्थी का कहना यह है कि जो नेता लोग जो अपना भाषण देते हैं, उस जी। भाषण को लिखने वाले आप ही लोग होते हैं, या जो वो दावा कर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या रिएक्शन होता है? क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, जो मेन हम मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ स्पीच तैयार करते हैं, उस एक तो ये जो लोकल डिमांड होती है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं कि भाई लोगों की वहाँ क्या इच्छाएं हैं, और फिर मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं कर दी वो ठीक है, लोगों की इच्छा के अनुसार या उनके इंटरेस्ट के अनुसार कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद वापस चंडीगढ़ आके फिर ऑफिसर्स की मीटिंग लेके फिर उनकी वायबिलिटी चेक की जाती है कि ये काम वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। कई बार जैसे स्कूल या कॉलेज की डिमांड होती है और वो उसके आस पड़ोस में पहले से ही होता है, तो वो वहाँ उतना फिर जरूरी नहीं होता, पैसा खर्च करने वाली बात है, तो उस हिसाब से फिर बाद में फिर लोग मान जाते हैं, उनको कहते हैं भी आपसे ज्यादा दूर नहीं है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अनुसार कर रहे हैं। जी सर, जब जनता पूरी नहीं